सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। बच्चों, हमने इतिहास का पाठ दूसरा शुरू किया है। सभी जानते हैं पाठ का नाम इतिहास लेखन भारतीय परंपरा। इस पाठ के कुछ पाठ मुद्दों का हमने उस दिन अध्ययन किया है। थोड़ी सी इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं तो रिवीजन, और इसके बाद के जो पाठ मुद्दे हैं वो हम बाद में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमने देखा कि इतिहास लेखन की दो प्रकार की परंपराएं हैं, एक पाश्चात्य परंपरा और दूसरी जो है वो भारतीय परंपरा। पाश्चात्य परंपरा का हमने पहले पाठ में अध्ययन किया है। आज हम भारतीय परंपरा का अध्ययन करने वाले हैं। सभी जानते हैं कोई भी साहित्य लिखने से या कोई भी साहित्य निर्मित करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, यानी कि दो बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक होती है भाषा और दूसरी होती है लिपि। सभी जानते हैं भाषा किसे कहते हैं? अपने विचारों को प्रकट करने का साधन मतलब क्या है तो भाषा, यानी कि अपनी जो वाचिक ध्वनियाँ होती है, इस वाचिक ध्वनियों के मार्फत हम क्या करते हैं तो अपने विचारों को प्रकट करते, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? भाषा कहते हैं। सभी जानते हैं भाषा विभिन्न प्रकार की है। हमारे देश का ही उदाहरण ले लो। हमारे देश में कई सारे हमारे राज्य भाषा पर आधारित ही उसकी पुनर्रचना की गई है, यानी कि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है तो महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं हैं, इनकी निर्मित कैसे हुई बच्चों? इनकी निर्मित पशु पक्षियों के बोली से हुई है। पहले एकाक्षरी भाषा थी, उसके बाद में अनेकाक्षरी भाषा, यानी कि ये जो भाषाएं हैं इसके आधार पर ही हम साहित्य का क्या कर सकते हैं तो निर्मित कर सकते हैं। अभी ये भाषाएं जो है तो हमारे भारत के संविधान ने कुल मिला के 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है। इसमें व्यावहारिक रूप से 3 भाषाएं होती हैं, एक राजभाषा, दूसरी होती है राष्ट्रभाषा और तीसरी होती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं, जिस राज्य हम में रहते हैं उस राज्य की जो भाषा होती है वो राज्य भाषा होती है। हमारे देश भारत, इसमें हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है और अंग्रेजी विश्वविख्यात यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो इन भाषा के आधार पर हम साहित्य की क्या कर सकते हैं तो निर्मित कर सकते हैं। दूसरा होता है वो लिपि। सभी जानते हैं बच्चों लिपि यानी क्या? लिपि का अर्थ है अंकन करना या चित्रण करना। कोई भी बात लिखने के लिए, अंकन करने के लिए, चित्र करने के लिए जिन सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन सांकेतिक चिन्हों को क्या कहते हैं बच्चों? तो लिपि कहते हैं। और ये लिपि जो है वो प्राचीन 2 लिपियां प्रमुख है। कौन सी 2 प्राचीन लिपियां? एक है सिंधु लिपि और दूसरी है ब्राह्मी लिपि। सिंधु लिपि, सिंधु घाटियों में जिस लिपि का उदय हुआ, विकास हुआ, जिस लिपि का वो प्रयोग करते थे उसे सिंधु लिपि कहते हैं। और ब्राह्मी लिपि यानी कि संपूर्ण एशिया में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पत्ति अनेक लिपियों का निर्माण हुआ है। कौन सी लिपियां है वो? खरोष्ट लिपि है, गुप्त लिपि है, अपनी देवनागरी लिपि है। आज जो हम जिस लिपि का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों वो कौन सी लिपि है तो देवनागरी लिपि है। तो ऐसे देवनागरी लिपि में आजकल हम क्या कर रहे हैं तो लेखन कर रहे हैं। तो इन लिपि के सहारे और भाषा के सहारे साहित्य की क्या की जाती है तो निर्मित की जाती है, उसका लेखन किया जाता है। इतिहास का लेखन भी भाषा और लिपि के आधार पर किया गया। अब देखना है कि इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा। इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा को देखने से पहले भारत के प्रमुख 3 विभाग किए गए हैं। एक भारत का प्राचीन विभाग, दूसरा भारत का मध्ययुगीन विभाग और तीसरा जो है भारत का अर्वाचीन विभाग। प्राचीन विभाग में प्राचीन समय में इतिहास लेखन कैसे किया जाता था, मध्ययुगीन समय में इतिहास लेखन कैसे किया जाता है और अर्वाचीन समय में इतिहास लेखन की कैसी परंपराएं थी, इसका अध्ययन आज हमें इस पाठ में करना है। सबसे पहले जानेंगे प्राचीन समय की बात। प्राचीन समय में 2 प्रकार के कालखंड थे, एक प्रागैतिहासिक कालखंड और दूसरा जो था वो ऐतिहासिक कालखंड। प्रागैतिहासिक कालखंड में मानव को लेखन कला अवगत नहीं थी। उस समय इतिहास का हस्तांतरण, इतिहास का संवर्धन कैसे किया जाता था तो मौखिक परंपराओं के आधार पर, मौखिक परंपराओं के आधार पर, जो कि आज
इतिहासकार इन मौखिक साधन के रूप में इतिहास लेखन में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कहानियाँ बताना, शूरवीरों की गाथाएं सुनाना, बड़े बुजुर्गों के हमारे अनुभव अपने आने वाले पीढ़ी को बताना, ये सारी क्या है तो बच्चों मौखिक परंपराएं। इन मौखिक परंपराओं के आधार पर क्या किया जाता था तो इतिहास का संवर्धन किया जाता था। तो हमारे प्राचीन समय में इतिहास जो लेखन कला है वो कब से अवगत हुई तो लेखन कला अवगत होने के कुछ हमारे दस्तावेज मिले हैं, कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं, ऐसे ऐतिहासिक साधन मिले हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में, हमारे भारत में कई सालों से लेखन कला अवगत थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है कि ईसा पूर्व 3रे सहस्रक अथवा उसके पूर्व से ही लेखन कला अस्तित्व में थी। फिर भी हड़प्पा संस्कृति की लिपि को पढ़ने में अब भी सफलता नहीं मिली है। यानी कि हड़प्पा कालीन यह हमारे भारत की बहुत ही अति प्राचीन संस्कृति है। इस अति प्राचीन संस्कृति में मिले अवशेष कौन से तो मुद्रा के अवशेष। इस मुद्रा के अवशेष के ऊपर कुछ चित्रलिपियां, कुछ अक्षर उकरे हुए हैं, मगर इसको पढ़ने में अभी तक कोई इतिहासकार सक्षम नहीं हुआ है। यानी कि आज तक किसी इतिहासकार को, किसी विशेषज्ञ को ये लिपि पढ़ने में कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसलिए यहाँ पर हड़प्पाकालीन संस्कृति की और अधिक विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई। मगर इसका तात्पर्य क्या है बच्चों कि उसके ऊपर उकरे जो अक्षर है, इसका तात्पर्य यह है कि उस समय से ही हमारे देश में लेखन कला अवगत थी और भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं वहां से शुरू हुई। भारत में इसे 1ली शताब्दी से ही धातु के सिक्के, मूर्तियां, शिल्प, ताम्रपट आदि पर उकरे गए लेख प्राप्त है। बच्चों, इन सारे जो ऐतिहासिक साधन है या ऐतिहासिक जो अवशेष मिले हुए, इसके ऊपर कई सारे लेख उकरे हुए हमें प्राप्त हुए हैं, यानी कि मिले हुए हैं। और इससे ये साबित होता है कि प्राचीन समय में इतिहास का लेखन किया गया है। मौर्य सम्राट अशोक की कालावधि से अर्थात ईसा पूर्व 3री शताब्दी से होता है और सम्राट अशोक के उकरे हुए लेख प्रस्तरों और पत्थरों के स्तंभों पर उकरे गए हैं। प्रस्तर मतलब क्या बच्चों? प्रस्तर मतलब बड़ा सा पत्थर, जिस पत्थर के ऊपर कुछ लेख उकरे हुए प्राचीन समय के हमें उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि प्राचीन समय से लेखन कला भारत में अवगत थी। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पर एक ताम्रपट दिखाया गया। ताम्रपट का अर्थ क्या है कि तांबे के पत्रे के ऊपर उकरे हुए अक्षर या उकरा हुआ लेख, उसे क्या कहते हैं तो ताम्रपट। ये ताम्रपट खास करके 2 बातों के लिए इसका उपयोग किया जाता था, एक दान पत्र करने के लिए, एक राजा के अध्यादेश के लिए। अब दान पत्र मतलब क्या? हमारी कोई प्रॉपर्टी होती है, जैसे आजकल हम विल बनाते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी जो होती है हम दूसरों को देने के लिए दान देते हैं, तब उसका विल बनाया जाता है। आजकल वो स्टैम्प पेपर पे होता है, पहले तांबे के पत्रे के ऊपर हुआ करता था। इसे क्या कहते हैं बच्चों? दान पत्र। ये दान पत्र के लिए ताम्रपट का उपयोग किया जाता था। और किसके लिए उपयोग किया जाता था तो दूसरा, हमारे कोई भी राजा का जो महत्वपूर्ण आदेश होता था, जो अध्यादेश की तरह सभी को पालन करना ही होता है, राजा की वो राज आज्ञा होती थी, इसके लिए इस ताम्रपट का उपयोग किया जाता था। यहाँ पर एक ताम्रपट दर्शाया गया है। सोहगौड़ा नामक एक स्थान है, वहां पर ये ताम्रपट का अवशेष प्राप्त हुआ है। जहां पर ये कौन से स्थान पर है? ये गोरखपुर यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले से 35 किलोमीटर फासले के ऊपर ये सोहगढ़ा नामक एक छोटा सा स्थान है, वहां पर ये ताम्रपट हासिल हुआ है, मिला हुआ है। इसके ऊपर कुछ 3 कमानों वाला क्या है तो 2 मंजिली वाला मकान सदृश चित्र दिखाई देता है। कुछ ऊंचे ऊंचे क्या है तो पेड़ है, कुछ ऊंचे ऊंचे पर्वत है और इसके ऊपर एक अध्यादेश लिखा हुआ है, जिसको पढ़ने में हमारे इतिहासकार कामयाब हुए हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि भंडार घरों के अनाज का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। यानी कि अकाल सदृश जब स्थिति निर्माण होती है, ऐसे समय में इस अनाज को क्या किया जाता है तो यहाँ पर संग्रहित किया जाता है और इसका बहुत सोच समझकर संभाल कर प्रयोग किया जाता है। इसका आदेश देते हुए ये ताम्रपट लिखा हुआ है। तो ये ताम्रपट, इसके आधार पर बच्चों आपको
ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ पर, बोर्ड एग्जाम में। और दूसरा, कभी कभार क्या होता है, 4 अंक के लिए प्रश्न होते हैं, पैसेज पढ़ो और उसके आधार पर इन प्रश्नों के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो इसके लिए ये जो ताम्रपट का आपको ये दिया है, इसका आपको बहुत ही सावधानी से अध्ययन करना है और उसके प्रश्न के उत्तर लिखना है। नेक्स्ट, यहाँ पर प्राचीन समय में हमारे पास कौन से लिखित साधन थे, ये देखेंगे। लिखित साधन, ये आपको 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है, संकल्पना चित्र पूर्ण करो। प्राचीन समय के लिखित साधन देंगे, आपको उनके नाम लिखने होंगे। यहाँ पर रामायण, महाभारत जैसे प्राचीन समय के महाकाव्य, जैन बौद्ध धर्म ग्रंथ, पुराण तथा धर्म ग्रंथ, विदेशी यात्रा वर्णन, आरण्यक, उपनिषद, वेद, ये क्या है, तो हमारे प्राचीन लिखित साधन है। इन प्राचीन लिखित साधनों से प्राप्त होने वाली जानकारी कौन सी है, तो यहाँ पर उस समय के राजा का कालावधि, वहाँ की वंशावली, राज्य विस्तार, तत्कालीन गतिविधियाँ, तत्कालीन सामाजिक ढांचा, जलवायु, अकाल, इन सभी की जानकारी इन लिखित साधनों से प्राप्त होती है। ईस्वी सन 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट कटक द्वारा लिखित हस्तचरित नामक संस्कृत का एक महाकाव्य है, जिसमें ऐतिहासिक चरित्र ग्रंथ भी कहा जाता है। इसमें तत्कालीन समाज की रचना, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन का यथार्थ चित्रण दर्शाया गया है। यानी कि मध्य युग के पूर्व से ही इतिहास लेखन की यहाँ पर शास्त्र शुद्ध पद्धति का क्या किया है, तो प्रयोग किया है। ये इस बात से क्या होता है, तो साबित होता है। अब मध्ययुगीन इतिहासकारों में कल्लन का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल्लन ये इतिहासकार कश्मीर घाटी का है। बच्चों, ये बहुत ही महान एक ब्राह्मण घराने में इनका जन्म हुआ। इनका नाम कल्याण था, इनको कल्लन कहा गया। इनका राजघरानों से काफी सारा क्या था, तो संबंध था, और इसी के प्रभाव से उन्होंने तत्कालीन कश्मीर घाटी के जितने भी राजाएं हुई उन पर आधारित एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा, जिनका नाम है राजतरंगिणी। अब राजतरंगिणी का अर्थ क्या है बच्चों, राजा की नदी। अभी राजाओं की नदी मतलब क्या, आप बोलेंगे टीचर जी ये कैसा नाम है राजाओं की नदी। राजाओं की नदी का तात्पर्य ये है कि राजा जितने भी इस कश्मीर घाटी में हुए, उन सभी राजाओं के राज्य विस्तार की, राजनीति की तथा उनके सामाजिक नीति की, आर्थिक नीति की, सांस्कृतिक नीति की विस्तृत जानकारी इन पाठ में इस राजतरंगिणी पुस्तक में दी हुई है। यानी कि कश्मीर घाटी का संपूर्ण इतिहास इसमें उल्लेखित है। कहते हैं कि महाभारत के पांडव पुत्र जो सबसे छोटे सहदेव थे, इन सहदेव का भी वहां पर क्या किया गया है कि उसने कश्मीर घाटी में अपने राज्य व्यवस्था की स्थापना की और उन्होंने वैदिक धर्म को अपनाया था। आगे चलकर धीरे धीरे इसमें कालांतर में परिवर्तन हुआ और वैदिक धर्म के अलावा यहाँ पर बौद्ध धर्म की क्या हुई, तो स्वीकार किया गया। इतिहास का लेखन किस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति से किया जा सकता है, इस आधुनिक अवधारणा से यह ग्रंथ मेल रखता है। यानी कि पाश्चात्य संस्कृति में हमने देखा कि इतिहास का लेखन कैसे किया जाता है। इतिहास के लेखन में शास्त्र शुद्ध तर्क शुद्ध पद्धति होनी बहुत आवश्यक है। तो शास्त्र शुद्ध तर्क शुद्ध पद्धति से ही राजतरंगिणी इस ऐतिहासिक ग्रंथ की क्या की है, तो रचना की है। इसमें उकरे हुए लेख, सिक्के, प्राचीन वस्तुएं, अवशेष, राजवंश से अधिकृत विवरण, अंकन और स्थानीय परंपराओं जैसे साधनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके इस ग्रंथ की क्या की है, तो रचना की है। यानी कि सभी प्रकार के सामाजिक ढांचा का यहाँ पर क्या किया है, तो अध्ययन किया है और इस पर आधारित राजतरंगिणी इस ग्रंथ का लेखन किया हुआ है। यानी कि ये तर्क शुद्ध भी है और यथार्थ भी है, ये इसका क्या है, तो प्रमाण है। अब मध्ययुगीन इतिहासकारों में मुस्लिम इतिहासकारों का और अधिक प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि मध्ययुगीन काल में मुस्लिम यानी कि मुगल साम्राज्य का हिंदुस्तान के ऊपर वर्चस्व था और इसलिए मुस्लिम इतिहासकारों ने यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथों का क्या किया है, तो लेखन किया है। मध्ययुग की बात करते हैं तो मध्ययुग के 2 पार्ट होते हैं, 2 विभाग होते हैं बच्चों। एक 6वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी में ये मध्ययुग का प्रारंभिक काल है और 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक ये मध्ययुग का अंतिम क्या है, तो काल है। तो ये 2 काल में
ये दो विभाग में मध्ययुगीन इतिहासकारों ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथों का क्या किया है, तो लेखन किया है, यानी कि इतिहास लेखन किया है। इस इतिहास लेखन में हमने अभी अभी देखा कि मुस्लिम इतिहासकारों का बहुत बड़ा प्रभाव है। सबसे पहले आते हैं वो है जियाउद्दीन बरनी। उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है तारीख फिरोज शाही। बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इतिहासकार दिए जाते हैं और सपोज यहाँ पर दिया गया है कि मुस्लिम इतिहासकार, तो मुस्लिम इतिहासकार और उनके ग्रंथों के आपको क्या होते हैं, तो नाम लिखने होते हैं। ये संकल्पना चित्र के लिए भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए भी आ सकता है, और 2 अंक के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है कि जियाउद्दीन बरनी के विचार प्रस्तुत कीजिए इस प्रकार से, तो कि या जियाउद्दीन बरनी ने अपने जो ग्रंथ लिखे उनकी जानकारी बताइए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, ये प्रश्नों के आधार पर आपको क्या करना है, तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। देखते हैं क्या जानकारी है। इतिहास लेखन का उद्देश्य स्पष्ट किया है। उसके मतानुसार इतिहासकार का कर्तव्य केवल शासकों के पराक्रम का और उनकी कल्याणकारी नीतियों का वर्णन करके पूर्ण नहीं होता है, अपितु उनके दोषों और त्रुटिपूर्ण नीतियों का विश्लेषण भी इतिहासकार को करना चाहिए। देखो बच्चों, बहुत सारे इतिहासकार क्या करते हैं, बहुत सारे इतिहासकार ये करते हैं कि जिस राजा के दरबार में होते हैं, उस राजा की जितनी भी कल्याणकारी नीतियां होती है उनका बढ़ा चढ़ाकर क्या करते हैं, तो वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके प्रति उनकी क्या होती है बच्चों, निष्ठा होती है। मगर ये सच्चे एक इतिहासकार के लक्षण नहीं है। सच्चा इतिहासकार वही होता है जो राजाओं के कल्याणकारी नीतियों के साथ उनके जो त्रुटियां होती है, उनकी जो कमियां होती है, उनके जो दोष होते हैं, जिसके कारण समाज में कौन कौन से आपत्ति का सामना करना पड़ा, लोगों को किस प्रकार के मुसीबतों को झेलना पड़ा, इसके बारे में भी वर्णन करना बहुत आवश्यक है। तो ही वो क्या होता है, तो एक सच्चा इतिहासकार होता है। इसके बाद में वो क्या कहते हैं, संबंधित कालखंड के विद्वान व्यक्तियों, अध्ययनकर्ताओं, साहित्यकार और संतों का सांस्कृतिक जीवन पर पड़े प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। केवल राजा से संबंधित इतिहास लेखन नहीं होना चाहिए, तो राजा के साथ साथ तत्कालीन समाज के जो लोगों के ऊपर प्रभाव डालने वाले महात्मा होते हैं, संत होते हैं, विद्वान होते हैं, अनुसंधानकर्ता होते हैं, संशोधक होते हैं, जो समाज के प्रगति के मुख्य शिल्पकार होते हैं, जिसके कारण समाज में एक बहुत अहम परिवर्तन होता है, आमूलाग्र परिवर्तन होता है, जिसके कारण समाज प्रगति के पथ पर जाता है। तो ऐसे लोगों के प्रति भी इतिहास में उनका उल्लेख होना चाहिए, उनका लेखन करना चाहिए। तो ये बात किसने बताई है, तो जियाउद्दीन बरनी ने, और इन्हीं के इन विचारों की वजह से ही ये एक आधुनिक इतिहासकारों की भांति उनका इतिहास लेखन कैसा रहा है, तो एक प्रभावी इतिहास लेखन हुआ है। दूसरे है इतिहासकार, वो है बाबर, मुगल संस्था के संस्थापक बाबर। उन्होंने अपने स्वयं पर आधारित एक आत्मचरित्र लिखा है। उस आत्मचरित्र का नाम क्या है, तुजुके बाबरी। तो तुजुके बाबरी में किस प्रकार का लेखन किया है, तुजुके बाबरी में उन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े हैं, किस बात के लिए, आप सभी जानते हैं युद्ध क्यों लड़े जाते थे, युद्ध साम्राज्य विस्तार के लिए, धन संपत्ति सत्ता प्राप्त करने के लिए, या अपने आप को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए युद्ध किया जाता था। तो ऐसे यहाँ पर मुगल संस्था के संस्थापक बाबर ने जितने भी अपने जीवन काल में युद्ध किए, इन युद्धों का सारा विवरण उन्होंने अपने तुजुके बाबरी आत्मचरित्र में किया हुआ है। साथ ही उन्होंने जिन प्रदेशों की यात्राएं की, उन प्रदेशों के शहरों का वर्णन, वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था और प्रथाएं, वनस्पतियां आदि के सूक्ष्म निरीक्षण का इसमें क्या है, तो समावेश किया हुआ है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मुगल शासक जितने भी हुए कला के प्रेमी थे, कला के उपासक थे, कला के भक्त थे, और जहां जहां उन्होंने ऐसी कलाएं देखी हैं, उन कलाओं को उन्होंने अपने राज दरबार में, अपने साम्राज्य में उनको अपना दी हैं। और इसके साथ ही वहाँ की जो अच्छी बातें, जैसे अर्थव्यवस्था में कुछ
अच्छी बातें उनको नजर आई तो उन्होंने अपने शासन व्यवस्था में उसको क्या किया, तो सम्मिलित किया हुआ है। वहाँ का सामाजिक ढांचा अगर उनको पसंद आया तो सामाजिक परिवर्तन भी उन्होंने अपने साम्राज्य में किए। यानी कि जो जो अच्छी बातें उनके यात्रा के दौरान, उनके युद्ध स्थिति के समय उनको नए प्रदेश में नजर आई, उन सभी को उन्होंने आत्मसात किया और अपने साम्राज्य में, अपने राज्य व्यवस्था में, अपने अर्थव्यवस्था में, समाज व्यवस्था में उसको सम्मिलित किया। तीसरे यहाँ पर इतिहासकार है जिनका नाम है अबुल फजल। अकबरनामा ये उनका क्या है, तो प्रसिद्ध ग्रंथ है। अधिकृत रूप में जिस जानकारी का लेखन किया गया था उसके आधार पर ऐतिहासिक दस्तावेज और कागजातों का सावधानी पूर्वक किया गया संकलन, ये उनके लेखन की क्या थी, तो प्रमुख विशेषता थी। बच्चों सभी जानते हैं कि हम इतिहास लेखन यथार्थवादी, वास्तववादी कब होता है, जब उसके मूल दस्तावेज सच्चे होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, असली होते हैं, तभी उसका यथार्थ क्या होता है, तो चित्रण होता है, यथार्थ लेखन होता है, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए यहाँ पर अबुल फजल क्या कहते हैं कि जो भी आपने मूल दस्तावेज लिया है इतिहास के साधन के रूप में इतिहास लेखन के लिए, तो उस दस्तावेज की छानबीन होना बहुत जरूरी है। वो असली है या नकली है ये जानना बहुत आवश्यक है। तभी आपका इतिहास लेखन कैसे हो सकता है, तो तभी आपका इतिहास लेखन वास्तविक हो सकता है, यथार्थ हो सकता है। ये बात आग्रहपूर्वक किसने रखी, तो अबुल फजल ने। खास करके कागजातों का निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। उस जानकारी की विश्वसनीयता की कसकर कड़ाई से छानबीन अबुल फजल द्वारा अवलंबित अनुसंधान की क्या थी, तो पद्धति थी। हर इतिहासकार को उन्होंने उपदेश दिया कि कोई भी मूल दस्तावेज आप ले रहे इतिहास लेखन के लिए, तो उसकी छानबीन कड़ाई से उसकी जांच होना बहुत जरूरी है। ये विचार उन्होंने सभी के सामने प्रस्तुत किया। माना जाता है कि अनुसंधान पद्धति पूर्वग्रह रहित और यथार्थवादी थी। अब पूर्वग्रह मतलब क्या बच्चों, किसी के प्रति हमारे मन में कोई गलत धारणाएं होती है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्वग्रह। यानी कि कोई बात कितनी भी अच्छी हो मगर उसके प्रति अगर हमारे मन में कोई मैल है, कोई दोष है, तो हम उसको अच्छे नज़रिए से कभी देख ही नहीं सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्वग्रह। तो इतिहास लेखन सभी इतिहासकारों को पूर्वग्रह रहित करना चाहिए। किसी के प्रति कोई मैल, कोई वैर, दुश्मनी की भावना या कोई गंदी बात हमारे मन में होनी ही नहीं चाहिए। यानी कि इतिहास लेखन करते समय हमारा मन कैसे होना चाहिए, तो सच्चा होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, जिसके कारण हम यथार्थवादी लेखन कर सकते हैं। यानी कि इतिहासकार को ये सीख उन्होंने अपने इस लेखन के द्वारा दी है। देखो बच्चों, अभी अभी हमने जिसका जिक्र किया था कि आपको क्या दिया जाता है, संकल्पना चित्र दिया जाता है। जैसे मुस्लिम इतिहासकार और उनके ग्रंथ, आपको गोले में ऐसा इस प्रकार का नाम दिया जाएगा। आपको क्या करना है, तो मुस्लिम इतिहासकार और उनके प्रसिद्ध ग्रंथ, ये आपको वहां पर लिखना होता है। 2 अंक के लिए संकल्पना चित्र पूछा जाता है। हसन निजामी, ताजुल ए अमीर, अमीर तिमूरी, तुज़िक तिमूरी, याया बिन अहमद सरहिंदी, तारीख मुबारक शाही और मिन हसुस सिराज, तख्ता-ए नसीरा, ये उनके क्या है, तो प्रसिद्ध ग्रंथ है। यानी कि ऊपर इतिहासकार और नीचे उनके प्रसिद्ध ग्रंथ। मुस्लिम इतिहासकारों के लेखन की विशेषताएं। मुस्लिम इतिहासकारों के लेखन की प्रमुख 2 विशेषताएं। पहली कि जिस राजा के दरबार में वो आश्रय लेते थे उस राजा के प्रति उनकी असीम निष्ठा होती थी। उस राजा के बारे में कभी वो गलत सोच ही नहीं सकते थे और उनका वर्णन इतिहास लेखन में इतना बड़ा चढ़ा के करते थे कि वास्तविकता से थोड़ा सा कैसे होते थे, तो दूर हटते थे। यानी कि अपने राजा के प्रति असीम निष्ठा और उनका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, ये इतिहास मुस्लिम इतिहासकारों की क्या है, तो विशेषता है, इतिहास लेखन की विशेषता है। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, मुगल शासकों के दरबार में इतिहासकारों के लेखन में शासकों की स्तुति करने और उनके प्रति निष्ठा व्यक्त करने की विशेष महत्व प्राप्त था। यानी कि प्रत्येक इतिहासकार अपने इतिहास लेखन में उस राजा की क्या करते थे, तो मुंह खोल के एकदम क्या करते थे, तो स्तुति करते थे और उनके प्रति निष्ठा को जाहिर करते थे।
इसके अतिरिक्त उनके द्वारा किए जाने वाले वर्णनों में सटीक काव्य छंद और सुंदर चित्रों का अंतर्भाव करने की प्रथाएं प्रारंभ हुई। इतिहासकार लेखन करते समय केवल अक्षरों के साथ साथ उन्हें उसमें चित्रों का भी क्या किया था, तो समावेश किया था। और चित्र शैली उनके इतिहास लेखन की एक अनोखी क्या है, तो विशेषता है। इसके साथ साथ उन राजाओं के प्रति कुछ अच्छे से काव्य करना, ये भी वहाँ की क्या थी, एक सुंदर शैली थी। आपको ये शैलियाँ अगर देखनी है तो मैंने यहाँ पर 2 पुस्तकों के चित्र दिए हैं सॉरी। इसके आधार पर आप इन शैली को क्या कर सकते हैं, तो देख सकते हैं। इसमें 2 किताबें दी है, जैसे तुजू के बाबरी का चित्र दिया है और अबुल फजल लिखित ये अकबर नामा का चित्र दिया है, यानी कि पुस्तकों के यहाँ पर चित्र दर्शाए हैं। इन पुस्तकों को आप बाजार से खरीद सकते हैं या लाइब्रेरी से आप क्या कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको इन मुगल शैलियों की यानी कि मुस्लिम इतिहासकारों के इन शैलियों का अध्ययन करने के लिए आपको मिल सकता है। नेक्स्ट, बखर साहित्य। खास करके मराठों के साम्राज्य में यह साहित्य प्रकार अस्तित्व में आया। बखर साहित्य, बखर यानी क्या, बखर इस शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द से हुई और फारसी शब्द कौन सा है, खबर। खबर का अर्थ क्या है बच्चों, खबर का अर्थ ये है कि समाचार, खबर का अर्थ है जानकारी, खबर का अर्थ है वर्णन या किसी बात को स्पष्ट करना, ये इसका क्या है, तो अर्थ है। ये जो बखर साहित्य है, ये बखर साहित्य खास करके मराठों के साम्राज्य में अस्तित्व में आए हैं। इसमें कुछ विशेषताएं हैं। बखर लिखते समय उत्तम निवेदन शैली का यहाँ पर हमें दिखाई देता है, यानी कि उत्तम निवेदन शैली बखर में दिखाई देती है। दूसरी इसकी विशेषता, इसमें कई सारे उत्तम भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, अलंकारिक भाषा शैली का प्रयोग किया है। तीसरी इसकी विशेषता ये है, इसमें कई सारे सुविचार, सुभाषितों का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें वीर रस, शोक रस को बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। राजाओं का, युद्धों का, उनके विशिष्ट प्रसंगों का वर्णन कहाँ पर दिखाई देता है, तो बखर साहित्य में दिखाई देता है। मराठों के साम्राज्य में कई सारे बकरों का निर्माण किया गया है। खास करके यहाँ पर 4 बकरों का यहाँ पर हम जानकारी लेने वाले हैं। पहला है सभासद की बकर। सभासद के बकर छत्रपति राजाराम महाराज के कार्यकाल में कृष्णाजी अनंत सभासद ने अपने इस बकर को लिखा है और इनके इस बकर द्वारा उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन काल की जानकारी दी है। राजाराम महाराज के कार्यकाल में ये बकर का क्या किया है, तो निर्माण किया है, इस बकर को लिखा गया है। और इसमें क्या जानकारी दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन की, शिवाजी महाराज के राज्य व्यवस्था की, शिवाजी महाराज की युद्ध नीति का यहाँ पर क्या किया है, तो वर्णन किया हुआ है। और इसीलिए इस उन्हीं के नाम से इस बखर को जाना जाता है। इस बखर का नाम क्या है बच्चों, तो सभासद की बखर। दूसरी बखर है भाऊ साहब की बखर। पानीपत के युद्ध का वर्णन यहाँ पर मिलता है। आप सभी जानते हैं मराठों के संपूर्ण पीढ़ी का विनाश करने वाले पानीपत के जो युद्ध हुए, इस पानीपत के युद्ध पर आधारित इस युद्ध का वर्णन करने वाला एक क्या है, तो बखर लिखी गई है, जिसका नाम है भाऊ साहब की बखर। तीसरा है पानीपत की एक स्वतंत्र बखर लिखी गई है। इस बखर का नाम है पानीपत की बखर। होलकरांची कैफियत यानी कि होलकरों का विवरण, इस बखर का निर्माण भी मराठों के साम्राज्य में हुआ है। सभी जानते हैं बच्चों, मराठों का साम्राज्य जो था उसको दिल्ली के तख्त तक पहुंचाने वाले मराठों के आधार स्तंभ थे मराठे सरदार। और इन मराठे सरदारों में होलकरों का नाम भी विशेष महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अपने योगदान से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से मराठी सत्ता को दिल्ली के तख्त तक पहुंचाया था। और इस मराठी सरदारों के शूरवीर सरदारों का वर्णन इस होलकरान की कैफियत में किया गया है। कैफियत का अर्थ क्या है, कैफियत का अर्थ है वर्णन करना। तो होलकरान के शूरवीरता का वर्णन करने वाली ये क्या है, तो महत्वपूर्ण बखर है, जिसका नाम है होलकर की कैफियत यानी होलकरों का वर्णन। यहाँ पर आपको एक प्रश्न पूछा जाता है बच्चों संकल्पना चित्र के लिए। यहाँ पर आपको बखर साहित्य दिया जाएगा, तो इन 4 बकरों का आपको क्या करना है, तो नाम लिखना है। नेक्स्ट,
आधुनिक कालखंड का इतिहास लेखन और अंग्रेजों का इतिहास कालखंड। देखो बच्चों, अर्वाचीन इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा की अभी हम क्या कर रहे हैं, तो शुरुआत कर रहे हैं। अर्वाचीन मतलब आधुनिक। अर्वाचीन का तात्पर्य क्या है बच्चों, आधुनिक। अब आधुनिक इतिहास लेखन में शुरुआत के समय में अंग्रेजी इतिहासकारों का प्रभाव भारतीय इतिहास लेखन में दिखाई देता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये जानकारी लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है, जिस चित्र में अलेक्जेंडर कनिंघम, ये एक अंग्रेज अधिकारी है। इन अंग्रेज अधिकारी का नियुक्ति किस लिए हुई थी, तो पुरातत्व विभाग के लिए हुई थी। क्यों हुई और कैसे हुई, सभी जानते हैं बच्चों। हमारा जो उपनिवेश था भारत, इसके ऊपर अंग्रेजों ने 150 साल तक राज्य किया। क्यों 150 साल तक राज्य किया, क्योंकि ये भारत उपनिवेश उनके लिए कच्चा माल की आपूर्ति करने वाला एक गोडाउन था, एक क्या था, तो संग्रह था, जिसकी वजह से अपनी औद्योगिक क्रांति के लिए लगने वाला जितना भी कच्चा माल की आपूर्ति भारत से उन्हीं को होती थी। और इसीलिए इस कच्चे माल की आपूर्ति जल्द से जल्द होने के लिए रेलवे जैसे यातायात के साधन की स्थापना या निर्मित भारत में उन्होंने की। और इसी के दरमियान लाहौर से लेकर मुल्तान तक एक रेलवे का खोदकाम शुरू था। और इस खुदाई काम में ही उनको प्राचीन कुछ अवशेष प्राप्त हुए। और इस प्राचीन अवशेष में कुछ प्राचीन ईंटें थी, कुछ नगरों के अवशेष थे, कुछ मुद्राएं थी, जो कि आगे चलकर हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाने लगी। तो इस अवशेष प्राप्त होने के पश्चात अंग्रेज अधिकारियों को ये एहसास हुआ कि भारत के इतिहास को जानने के लिए पुरातत्व का होना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए भारत में उन्होंने पुरातत्व विभाग की क्या की स्थापना की। और इस भारत के प्रथम पुरातत्व विभाग के अधिकारी के रूप में किसको रखा गया, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को रखा गया। और ये भारत के प्रथम क्या थे, तो महानिदेशक थे। 20वीं शताब्दी ने अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व अध्ययन को प्रारंभ किया गया। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ये थे। और जिनके अंडर में, जिनके अध्यक्षता के नीचे उन्होंने यहाँ पर पुरातत्व विभाग का कार्यभार संभाला था। उनके निरीक्षण में अनेक प्राचीन स्थानों का उत्खनन किया गया। इसके लिए उन्होंने मुख्यतः बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने बहुत सारे प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था।